हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। तो कैसी तैयारी, आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और मैं आपको हर रोज लगातार जैसा मुझे टाइम मिलता जा रहा है, मैं आपको एनटीए अभ्यास का हर पेपर का सॉल्यूशन देता जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पेपर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे गाइस। आई होप आप लोगों ने ये पेपर नंबर 4 को ऑलरेडी कर लिया होगा, या जिन बच्चों ने नहीं करा तो प्लीज वो पहले पेपर को सॉल्व करें। आफ्टर दैट जितना भी उनका स्कोर आता है उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन देखें यहाँ पर, और जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट है उसको क्लियर कर ले। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है कोई वीडियो देख के गाइस, तो प्लीज मुझे कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आपका सॉल्यूशन जो है उसका सॉल्व करके उस क्वेश्चन को भेज दूंगा। क्लियर? चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा गाइस, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे गाइस, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो पाए। ठीक है, इस टाइम पे आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है कि जो भी बच्चे कहीं भी आप लोग पढ़ रहे थे, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे थे, तो वहां पर आप लोग नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आप लोगों को। तो इसी के अंदर मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को उसके लिए सफर ना करना पड़े। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बड़ी खबर लेके आने वाला हूँ गाइस, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर रहेगी। जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में आएंगे, या जो अभी 10th क्लास पार करके 11th क्लास में आएंगे, तो 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत बड़ी मैं एक खुशखबरी लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। वो क्या खुशखबरी है, वो क्या खबर है, वो क्या न्यूज़ है, उसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा इस। बट मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त न्यूज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो उसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं। तो अभी हम लोग पेपर को डिस्कस करते हैं, पेपर नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो इसने दिया हुआ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड इज 5% आयोनाइज, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना हमें स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर अपन को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है गाइस। मेरे पास फॉर्मूला पता है मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट का आई इंटू का के एफ इंटू का एम, वेयर एम इज द मोलैलिटी। क्लियर? अब इसने देखो इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है। इसने आई का वैल्यू हमें दे दिए, 5% आयोनाइज है तो मैं आई निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, के एफ इसने मुझे दे रखा है, मोलैलिटी मुझे निकालनी पड़ेगी, डेल्टा टी एफ मैं निकालूंगा। अच्छा, मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा टी एफ क्या होता है गाइस, टी नोट एफ। ठीक है ना, टी नोट एफ माइनस का टी एफ, मेरे को ये निकालना है टी एफ। क्लियर? इसके निकालने के लिए मुझे सारे पापड़ बेलने हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूले से डेल्टा टी एफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आई निकाल लेता हूँ, सारी वैल्यूज निकाल लेता हूँ गाइस, फिर लास्ट में इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। सबसे बढ़िया तो तरीका यही है। अब इसने दे रखा है डिसोसिएशन हो रहा है आयोनाइज का, डिसोसिएशन होना, इसका फॉर्मूला जो लगेगा आई का, वो डिसोसिएशन वाला लगेगा। अब आपको पता ही है मोनोप्रोटिक एसिड है, इसका एच ए दे रखा है आपको। एच ए कैसे डिसोसिएट होता है गाइस, एच प्लस और ए माइनस में, इसका नंबर ऑफ आयंस दो हो गए, तो यहाँ पर 1 प्लस एल्फा आ गया, और एल्फा आपको 5% आयोनाइज दे रखा है, इसका आई का वैल्यू आ गया आपका 1.05। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। अब दूसरी चीज मेरे को निकालनी है क्या, आई मैं निकाल चुका, के एफ मुझे दे रखा है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है गाइस अपने पास मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मेरे को ना तो सॉल्वेंट का मास पता, बट मेरे को सॉल्यूट के मोल पता है। अब सोचो कैसे पता है। देखो इसने यहाँ पर अपन को क्या दे दिया, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। 0.1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 0.1 मोल अपना प्रेजेंट है मोनोप्रोटिक एसिड का 1000 ml सॉल्यूशन में, मुझे वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का। तो इसने देखो इसने यहाँ पर डेंसिटी दे दी है गाइस, डेंसिटी दे दी है। तो पहले क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं कि यार मास ऑफ सॉल्यूशन ही क्यों निकाल रहे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन से मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे सॉल्यूट का मास तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसने सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है यहाँ पर। तो मैं सॉल्यूट का मास निकाल सकता हूँ, और सॉल्यूशन का मास मैं यहाँ से निकाल लूंगा, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा माइनस करके। तो ये इसने डेंसिटी दे दिया 1.01। मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे को पता नहीं है, एक्स मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml मान लिया। तो यहाँ से 1010 ग्राम जो है हमारा, वो क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूट पहले निकाल लूं, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं।
मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूंगा भाई, मोल मेरे को दे रखा है 0.1, मोलर मास दे रखा है 300, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपना आ गया कितना, कितना आ गया बेटा, 30 ग्राम आ गया। क्लियर, 30 ग्राम अपना मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब मैं क्या निकाल लूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लूँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा सीधे सी बात है कितना रह जाएगा, 980 ग्राम, 980 ग्राम मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट रह गया। क्लियर। अब क्या करूं मैं, अब इसके अंदर बस मैं मोलैलिटी निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं मोलैलिटी निकाल लेता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ डाटा, वैल्यूज वाला डाटा रख लेता हूँ सिर्फ। ठीक है ना, ऊपर तो हमने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा था, तो यहाँ से इतना इतना मैं इरेज कर दूंगा, और ये भी इरेज कर दूंगा मैं, सिर्फ हमारा आई का वैल्यू रह जाएगा बस। ठीक है, तो देखना भाई तो अब क्या करें, देखना यहाँ पर ये आई का वैल्यू था, तो अब मैं यहाँ पर मोलैलिटी निकाल लेता हूँ। इस मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जितना कितना 980 ग्राम इंटू का 1000। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा भाई 0.1 डिवाइडेड बाय 980, ये आ गया 0.0001, 0.0001, उसके आगे जीरो है फिर, इंटू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो कितनी जीरो उतर गई, 1 2 3 4, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 0.1 आ गया, कितना आ गया 0.1, 10 नीचे 0.1 ही आएगा, तो ये आ गया गाइस 0.1। हम लोगों ने अगर बिल्कुल एक्यूरेट करा है तो ये इतना आ जाएगा। क्लियर, 0.1 आ गया, क्योंकि मोल्स 0.1 थे और 980 को इसको डिवाइड करना था, तो मेरे हिसाब से इतना आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस, मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है ना, मुझे गलत लग रहा है ये, मैं एक बार फिर भी इसको चेक कर लेता हूँ। 0.1 डिवाइडेड बाय 980, 0.1 डिवाइडेड बाय 980, तो यार 0.00 कितना आ गया, 0.1 आ गया ये। क्लियर, 0.1 ही आ रहा है गाइस। क्लियर, सही है बिल्कुल ये। तो अब देखना भी, चलो तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये हमने क्या निकाल लिया गाइस, ये हमने निकाल लिया डेल्टा टी एफ। अब मैं क्या निकालूंगा भाई, टी एफ मुझे निकालना है। ठीक है ना, डेल्टा टी एफ आ गया मेरे को, अब मुझे क्या निकालना है, टी एफ निकालना है। तो देखना इधर, तो टी एफ क्या होगा, डेल्टा टी एफ, अच्छा उसके बाद माइनस टी एफ था ना, माइनस टी एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ माइनस का टी नोट एफ। डेल्टा टी एफ कितना है 0.1, माइनस का टी नोट एफ क्या है 0 डिग्री, तो ये आ गया माइनस का 0.12 था ना आगे, 0.102। ठीक है, तो माइनस का 0.1, माइनस का 0.1 का मतलब कितना आ गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 0.199। क्लियर, तो ये कितना आ गया गाइस, डेल्टा टी एफ जो है, हम लोगों ने, अरे हम लोग एक गलती कर गए यहाँ पर, क्या कर गए, अच्छा हमने मोलैलिटी निकाली थी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या निकाली, हमने डेल्टा टी एफ तो निकाला ही नहीं भाई, हमने तो मोलैरिटी में ही पुट कर दिया, हमने मोलैरिटी में पुट कर दिया, सॉरी गाइस। ठीक है ना, हमने ऊपर मोलैलिटी निकाली ना, ये मोलैलिटी निकाली 0.1, तो डेल्टा टी एफ तो अभी निकालना बाकी है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा गाइस, आई कितना था 1.05, इंटू का के एफ कितना है 1.86, इंटू का मोलैलिटी कितना है 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अब देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया 1.05, एक मिनट गाइस, 1.05 इंटू का 1.86 इंटू का 0.1, तो ये आ गया 0.1953। तो यहाँ से कितना आ गया 0.19 आ गया, 0.19, तो ये ठीक है, बस ये माइनस का 0.19 दिख रहा है, यही अपना आंसर आ जाएगा 199।
क्लियर, ये अपना आंसर आ जाएगा गाइस, सी ऑप्शन अपना आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं आगे। एन ओपन मैनोमीटर अटैच टू अ फ्लास्क containing ammonia gas have no difference in mercury level initially as shown in figure in diagram, ठीक है। after sparking into the flask, okay, the ammonia is partially dissociated as, ठीक है भाई, अपने को अमोनिया डिसोसिएट करते हुए दिखा दिया इसने 2NH3 गैस, ठीक है, इससे क्या बन रहा है भाई, N2 गैस और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। क्लियर, क्लियर भाई, 3 मोल बन रहा है। Now it have difference of 18 centimeter in mercury level in two column. What is the partial pressure of hydrogen? Okay. तो देना बट टाइम जीरो पे इनिशियली प्रेशर इसका कितना होगा, इनिशियली प्रेशर कितना होगा 76, मान लो भाई इनिशियली प्रेशर एटमॉस्फेरिक 76 है mm ऑफ एच जी, ये 76 किस में आ रहा है, सॉरी mm कह रहा हूँ, सेंटीमीटर ऑफ एच जी में आ रहा है। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा 0 0, t इक्वल टू टी टाइम पर 76 में से सपोज 2p यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर P बना, यहाँ पर 3P बना, तो इसने अब यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है गाइस वो कितना हो गया, देखो यहाँ पर, तो ये जो नहीं, इसने अब यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है जो 76 माइनस का 2P, ये इसने दे रखा है अपन को डिफरेंस, इसमें 18 सेंटीमीटर का आया, मतलब 76 प्लस 18, तो 76 माइनस 2P इज इक्वल टू कितना हो गया 76, 86, 86 और 8, तो ये हो गया 94, ठीक है, 94 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 2P माइनस का 2P इक्वल टू कितना हो गया 94 माइनस का 76। क्लियर, क्लियर, ये कितना आ गया माइनस का 2P इज इक्वल टू 94 में से 76 माइनस करें, ये आ गया कितना 14, तो ये 9, सॉरी 8, और 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया गाइस 1। क्लियर, तो यहाँ पर कितना आ गया 18 आ गया, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया भाई माइनस का 9 आ गया। क्लियर, P इक्वल टू कितना आ गया गाइस माइनस का 9। क्लियर, माइनस का 9 आ चुका है प्रेशर, तो प्रेशर आ गया इतना। अब अपन को क्या बताना है, नाउ इट इज डिफरेंट, तो प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन P का वैल्यू कितना आ गया गाइस 9, तो हाइड्रोजन कितना है भाई 3P है, तो 9 3 था 27, तो 27 सेंटीमीटर ऑफ Hg हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। क्लियर, 27 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे को दे रखा है भाई फिनाइल के ऊपर, मतलब हमारे को ऐसे दे रखा है पीएच MgBr, ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है एक इपॉक्साइड CH2CH2, ये हमें दे रखा है गाइस। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये Mg को इलेक्ट्रॉन चिपका देगा, चिपका देगा, तो ये टूटेगा कैसे, ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में। क्लियर, तो ये जो नेगेटिव वाला है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा गाइस, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव था, तो जैसे इसके ऊपर अटैक करा, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह का सीन बन गया PHCH2CH2, ठीक है, उसके आगे O माइनस, ठीक है, O माइनस, ठीक है ना, और आगे MgBr इसके चिपक जाएगा। क्लियर, Mg प्लस Br। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको पता ही है अल्कोहल बनता है, तो PHCH2CH2OH बन जाएगा गाइस, तो ये बन गया। अच्छा, इसका नाम क्या होगा 2 फिनाइल इथेनॉल, बिल्कुल सही है 2 फिनाइल इथेनॉल। क्लियर, 2 फिनाइल इथेनॉल बिल्कुल सही है इसका आंसर, तो बी आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर, चलिए फोर्थ क्वेश्चन अपन को दे रखा है गाइस, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे लगभग हर पेपर में इसने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर दिया है गाइस, है ना, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर दिया है, हर पेपर में हमारे को ये क्वेश्चन मिल रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो देखो ये अल्कीन है भाई, एक अल्कीन है, इसने पहला दे दिया B2S6, मतलब इसने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और बेस की प्रेजेंस में OH माइनस आयन, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो मेथड है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इसमें हम लोग करते हैं यूज, और जो इसमें बाद में जो हाइड्रोलिसिस होता है वो सिन एडिशन में होता है, मतलब सेम फेज में H और OH लगते हैं जिसकी वजह से ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि जो ट्रांस प्रोडक्ट है वो ये तो बन नहीं रहा, ये वाला बन रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है मुझे,
अच्छा नीचे वाले ऑप्शन दिख नहीं रहा, आई थिंक वो मिसप्रिंट हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा आंसर हमें मिल गया, बी आंसर इसका आ जाएगा सीधा। तो हम लोग देख रहे हैं हर हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का। तो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। आफ्टर दैट अगला क्वेश्चन है गाइस, कॉपर बिकम्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दिस इज ड्यू टू ओके द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। नहीं भाई, ग्रीन कलर का नहीं होता। द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। देखना भाई, बेसिक कार्बोनेट क्या होता है गाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जिसको ये नहीं पता मैं आपको बताया तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है, इसका गाइस फॉर्मूला होता है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH होल ट्वाइस, दिस इज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और आपको पता ही होगा कि ये ग्रीन कलर का होता है, इसका मतलब इसने बोला ग्रीन कलर का हो जाता है तो इसी की वजह से होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। अगर आपको नहीं पता है एनसीईआरटी में दे रखा है, आप एनसीईआरटी में जाके भी देख सकते हैं। क्लियर। Then the next is for sparingly soluble salt MnS3,4Br2H2PO2. Okay, what will be the solubility product constant in mole per liter square? Okay, mole पर लीटर का होल स्क्वायर गिवन अपन को लैम्डा नोट मोच है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपन को दे दिया है, कैटायन एंड एनायन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपन को दे रखी है 200 ओम। क्लियर। चलिए भाई, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, अगर कोई सही से इसको अप्रोच करे तो ये इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, कोलार्स लो लगाएंगे गाइस। अपने पास जो यहाँ पर सॉल्ट है मीन वो क्या है, एम, इसने कोऑर्डिनेशन के जैसा बना के दे दिया अपन को यहाँ पर NH3,4Br2, ये हमारी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। और बाहर इसने एक एसिड दे दिया H2PO2। तो सबसे पहले तो ये डिसोसिएट कैसे करेगा गाइस, हमें पता ही है, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ रखा है कि कभी भी ब्रैकेट वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं होता है गाइस, ये खास बात होती है। इसके ऊपर प्लस आ गया और H2PO2 के ऊपर माइनस आ गया। क्या इसका हम लोग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हम लोग निकाल लेंगे पूरे सॉल्ट का, तो ये आ जाएगा इसका इंडिविजुअल और इसका इंडिविजुअल। मतलब कि अपन के पास यहाँ पे कितना आ रहा है 100 प्लस का 50, तो ये आ गया 150। ये कितना आ गया गाइस, 150 आ गया। तो ये 150 यूनिट क्या आ गया आगे, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। नाउ अब हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब हमें रो दे दिया गाइस कितना 200 ओम सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं, कप्पा निकाल सकते हैं। कप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कप्पा क्या होता है 1/रो, ये आ गया 1/200। अब ये सेंटीमीटर में आ रहा है गाइस, ओम सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर मीटर में है। तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हाफ आ जाएगा, हाफ ओम मीटर इनवर्स। क्लियर। इज दैट क्लियर गाइस, ये आगे। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब मेरे को यहाँ से कप्पा मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालनी होगी, सॉल्युबिलिटी निकालनी होगी, क्योंकि तभी तो मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल पाऊंगा। ठीक है, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। अब ये जो सॉल्ट है ये ए बी टाइप सॉल्ट है, मतलब इसका एक पार्ट कैटायन का एक पार्ट एनायन का है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एस स्क्वायर होगा। तो एक बार अगर मेरी सॉल्युबिलिटी आ गई तो मेरा काम बन गया, मैं फटाफट कर दूंगा। अब सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेगा, आपको पता होगा लैम्डा नॉट मोलर इज इक्वल टू कप्पा इनटू का क्या होता है 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो 1000 यहाँ पे मीटर में दे रखा है, तो 1000 तो यहाँ पर हम लोग लेंगे तो कप्पा अपॉन मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की जगह क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, आप लोगों को पता होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलैरिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाती है। तो लैम्डा जो नोट एम आया, ठीक है, लैम्डा नोट एम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपन को जो है वो दे रखी है, वो हमने निकाली थी, कितनी आई थी 150 निकाली हम लोगों ने सॉल्ट की। कप्पा अभी हम लोगों ने निकाला हाफ आया, सॉल्युबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया भाई, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू आ गया 1/300, मतलब ये कुछ आ गया 3.33 आ गया, 3.33 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 3.33 नहीं आएगा, सॉरी 1/300 है ना, तो 0.3, ये कितना आएगा 3.10, 3 इधर 9, ठीक है 9, अच्छा 0.003 आएगा, ये 0.003। ठीक है 0.3 था ना, नीचे 2 डेसिमल प्लेस हो रहा है,
तो 0.0033 ये इतना आ गया। क्लियर। अब ये जो अपनी सॉल्युबिलिटी आई किस में आई गाइस, ये मीटर क्यूब में आई, राइट। किस में आई, ये मीटर में आई ना, सॉल्युबिलिटी जो है अपनी वो किस में आई, मीटर में आई, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसको अपन को ml में चेंज करना है गाइस। किस में चेंज करना है, ml में। क्लियर। किस में, ml में। फिर हम लोग ml से किस में चेंज करेंगे, लीटर में, क्योंकि अपन को पता है कि अपन जो सॉल्युबिलिटी है वो अपन लीटर में या ml में निकाल। तो गाइस जो ये अपना आया, ये आया मोल्स पर मीटर, ठीक है। अब पहले तो मैं इसको किस में करूंगा, देखना इसको आगे हम लोग करते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आई, ये जो यहाँ पर हमारी सॉल्युबिलिटी आ गई है, इसको सबसे पहले मैं मीटर क्यूब में, क्योंकि अपन को पता है 1 लीटर में कितना होता है, 10 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये आया सॉल्युबिलिटी, मैं लिख लूंगा 3.33 इंटू 10⁻³ ठीक है, ऐसे लिख लूँ 3.33 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर। यहाँ पर मीटर क्यूब आ गया गाइस। अब इसको मेरे को अगर लीटर में करना है तो मैं 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करूंगा, 3.33 इंटू 10⁻6 लीटर में आ गया ये। अब इसका KSP क्या है, इसका स्क्वायर करना है, तो 3.33 इंटू 10⁻6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3.33 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो 3.33 का स्क्वायर कितना होगा गाइस, चेक करते। 3.33 इंटू का 3.33, ये आ गया 11.089 गाइस, 11.089 मतलब 1.11 इंटू 10⁻11। इसका मतलब ए ऑप्शन जो आ गया हमारा यहाँ पर वो करेक्ट है। क्लियर, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है गाइस। क्लियर, इतनी बात क्लियर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। वही हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है गाइस, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो हमें पता है कि जो सिस होता है गाइस, सिस का डाइपोल मोमेंट, अगर सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ट्रांस से ज्यादा होता है। अगर मैं ऑर्डर लिखूं डाइपोल का, तो सिस का यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ब्यूट टू इन में ज्यादा होगा ट्रांस से। अगर डाइपोल सिस का ज्यादा है तो इसका मतलब सिस क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा। पोलर होगा, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगी, मजबूत होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हुआ, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। Which one of the following pair of substance on reaction will not evolve hydrogen gas। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी का करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट नोटबुक में करवाया हुआ क्वेश्चन है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे तो वो लोग अपना नोटबुक खोल के देखेगा, इस डायरेक्ट कॉपी में करवाया हुआ है। आप लोगों को बताया था कि कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, इसने एक्वस दे दिया मतलब डाइल्यूट HCl, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो उसमें हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ रहा है, इसका मतलब कॉपर रिड्यूस होना चाहिए। जबकि अगर इस रिएक्शन का तुम प्रोडक्ट लिखते ये वाला CuCl2 प्लस हाइड्रोजन, जो कि बहुत सारे बच्चे लिख भी देते, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो CuCl2 अगर आप बनाओगे तो कॉपर कॉपर +2 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि कॉपर क्या होगा, रेड्यूस होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो इसने बोला इनमें से कौन सा सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, तो हम लोग सी ऑप्शन लिखेंगे। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट नोटबुक में करवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है गाइस, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व शोन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय द फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। ओके, अपने को ए से NB रिएक्शन दिया हुआ है गाइस। टाइम 0 पे सपोज इसके कॉन्सेंट्रेशन मैंने A0 ले ली है, 0 होगी। t इक्वल टू टी टाइम पर A0 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, NX। अब इसने बोला एट इक्विलिब्रियम, इसने बोला कि यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर अगर हम लोग इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर इक्विलिब्रियम ले ले, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट, हम लोग बोल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम, ये जो टी टाइम है ये इक्विलिब्रियम पे मान लो, इसका मतलब A0 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, NX के। तो यहाँ से A0 कितना आ जाएगा, NX प्लस एक्स, तो यहाँ से n इंटू का सॉरी x इंटू का n+1, तो यहाँ से ये A0 और यहाँ से x कितना आ गया गाइस, x अपना आ गया यहाँ से कितना A0 अपॉन n+1। क्लियर।
अब यहीं पे मैं पुट कर दूंगा इसको, बी क्या है, बी का वैल्यू में पुट कर दूंगा मैं इसको। तो एक्स बी क्या है, एन एक्स है गाइस। तो एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, ए नोट अपॉन एन प्लस वन। तो ये आ गया एन ए नोट अपॉन एन प्लस वन, मतलब सी ऑप्शन अपने को दिख रहा है गाइस, तो सी ऑप्शन अपना आ गया। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था गाइस, अच्छा क्वेश्चन था वो। ठीक है, जनरली हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जनरली देखा नहीं जाता बुक्स बुक्स में। ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन था काफी, अगर बच्चे समझ पाए, इजी था, देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। काफी मतलब इजी भी था, बट हाँ जिनको नहीं पता उनके लिए टफ था, भी छोड़ के आ सकते थे। तो बढ़िया क्वेश्चन था गाइस। आगे अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया होते हैं। अपने को आइसोमर जो है वो अच्छी तरह आना चाहिए गाइस। सबसे पहले मुझे देख के तो समझ आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर दोनों ही, कैटायनिक एनायनिक पार्ट दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनती है। अब कितने इसके आइसोमर्स बनेंगे, तो देखना इसमें क्या होता है, हम लोग इनको इंटरचेंज करते हैं गाइस, लिगेंड्स को। तो क्या करा मैंने यहाँ पर, एक NH3 यहाँ पर मैंने कम कर दिया और एक Cl मैंने लिया है, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है गाइस। वो 4 है तो मुझे 4 मेंटेन करना है यहाँ पर। तो PtCl3 NH3 ले आया मैं। क्लियर, NH3 का एक आ गया। अब दूसरा ले गया अपन, देखना कॉपर NH3, एक मैं ले आऊँ 2 यहाँ पर कर दूँ, Cl2 दो आ गए। यहाँ पर भी क्या हो गया गाइस, PtCl2 NH3 ट्वाइस। ठीक है, एक ही हो गया। तीसरा क्या करूंगा, एक और घटा दूंगा, CuNH3 Cl3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन है। और दूसरे का क्या हो जाएगा, PtClNH3 थ्राइस। बस इससे ज्यादा तो नहीं होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा गाइस, क्योंकि अगला करूंगा तो अगला सेम ही आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया खुद, दो, तीन, चार, चार तो ये बन गए भी, देखो चार बन गए। अब देखो इसमें से इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, तो ये तो हमने स्ट्रक्चरल निकाले, स्टीरियो भी बन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन देखे तो Ma4 टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इस तरह का। तो ये आया Ma3B। देखो ये तीन है, ये मोनोडेंटेड है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। Ma3B में अपने को पता है कि Gi पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Gi का मतलब स्ट्रक्चर चेंज करके देखो, अगर आप एटम की पोजीशन को हिलाते हो, कोई नया स्ट्रक्चर बनता है, तब तो Gi बोलेगे, इसमें तो नहीं दिखेगा अपन को। Ma2B2 में दिख सकता है भाई। देखो अब बच्चे बोलेगे सर Ma2B2 में तो है भाई, बिल्कुल है, मैंने कब मना करा। Ma2B2 में आपका एक सिस बनेगा और एक क्या बनेगा गाइस, ट्रांस बनेगा। बट इस सिस ट्रांस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे गाइस, क्यों, यहाँ पर जो कॉपर है, अगर मैं इसका सिस ट्रांस बनाऊं, तो देखना सिस ट्रांस इसका कैसा बनेगा। एक तो यही बन जाएगा, इसका सिस ट्रांस बनाना है अपन को, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, तो यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल का जो चार्ज आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसलिए हम लोग इसका सिस ट्रांस कंसिडर नहीं करेंगे गाइस। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ये, तो इसके टोटल Gi कितने आ गए, 4 ही आएंगे। क्लियर, 4 ही इसके टोटल Gi आएंगे। क्लियर, क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, गोल्ड नंबर के ऊपर क्वेश्चन है ये। हाँ तो गाइस, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोल्ड नंबर के ऊपर क्वेश्चन है ये गाइस। तो सबसे पहले गोल्ड नंबर होता क्या है वो आपको बताया। तो गोल्ड नंबर क्या होता है गाइस, वेट ऑफ प्रोटेक्टेड कॉलॉइड। ठीक है, जो कि वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड जो कि प्रिवेंट करती है गोल्ड सोल को क्या करने से, कॉगुलेट होने से। किसमें, 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। ठीक है ना, क्यूब सॉल्यूशन में। क्लियर, तो यहाँ पर सीधा गोल्ड नंबर को क्या लिखूंगा, 0.25 ग्राम। अब ये ऐड हो रहा है, स्टार्च क्या था, 2000 करूंगा, तो मिलीग्राम में निकालना होता है अपन को। तो कितना आ गया, 250 मिलीग्राम आ गया। इसका मतलब मेरे को 250 ग्राम क्या दिख रहा है, डी आंसर आ रहा है। क्लियर, तो सिंपल डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, इजी सा। अगला है गाइस, कैलकुलेट डेल्टा Rg ऑफ द रिएक्शन एट 22 डिग्री सेल्सियस। देखो भी रिएक्शन अपन को दी हुई है गाइस, H2 गैस प्लस 2Ag प्लस एक्वस से, यहाँ से क्या बन रहा है भाई, 2Ag सॉलिड प्लस का 2H प्लस एक्वस। क्लियर, हमें दे दिया पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का, दे दिया Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, दे दिया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, दे दिया डेल्टा Rg, ओके रिएक्शन का, अच्छा डेल्टा Fg दिया फॉर्मेशन Ag प्लस एक्वस का। तो देखो फॉर्मेशन Ag प्लस का कैसे हुआ होगा भाई, Ag सॉलिड से
Ag+ बना होगा एक्वस। बट अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो रिएक्शन में उल्टा प्रोसेस दिया होगा। अब आपको पता है कि जो डेल्टा एच जी फॉर्मेशन है, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, वो स्टोइचोमेट्री पे डिपेंड करता है। मतलब अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो हम लोगों ने रूल पढ़े थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन के कि डेल्टा जी नोट का वैल्यू भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें नेगेटिव 77.1 किलो जूल लेना है जो Ag+ का है। अब कितने मोल के लिए यहाँ पर 2 मोल दिख रहे हैं, तो अपन 2 मोल लेंगे तो इंटू 2 भी कर देंगे, इसका मतलब इंटू 2 भी कर देंगे। तो बस अपन को इक्वेशन में पुट करना है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस का 2.303 आर टी लोग क्यू। तो यहाँ से डेल्टा जी जो है ये अपन को देखो निकालना है, डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा, 2 इंटू का -77.1 प्लस का 2.303, ठीक है, आर टी। आर कितना लेंगे यहाँ पे गाइस, 8.314। टेम्परेचर कितना लेंगे, 300 केल्विन। लोग क्यू क्या लेंगे, मैं यहाँ पर लोग क्यू अलग से लिख देता हूँ ताकि आप लोग दिक्कत ना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट में सॉलिड का तो अपन एक्टिव मास 1 लेंगे, तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू का Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। बस आपको ये सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर समझाने वाली चीज़ यही थी मेन कि नेगेटिव आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व तो कर ही लेंगे। इफ़ इन केस फिर भी आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा गाइस। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ AlOH होल थ्राइस बाय सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देखो भी, अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग NaOH के अंदर रिएक्ट करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। मैं आपको बता दूंगा, इस एल्यूमिनियम जो है वो कौन सी फैमिली का मेंबर है, ग्रुप 13। और आपको पता है ग्रुप 13 का मतलब भिखारियों की फैमिली, मतलब इनका जिंदगी में ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से टूटेगा Na+ और OH- में, ये एक OH- गेन कर लेगा गाइस, और क्या बना लेगा, AlOH होल 4 माइनस। बट इसको हम लोग, अब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं गाइस, ये एक्वा सॉल्यूशन में इसको हम लोग बोलते हैं कि इट लुक्स लाइक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। अगर ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है तो 6 होने चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं AlOH होल 4 H2O के 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का Na+। तो एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये कहीं दिख रहा है AlH2O वाटर के 2 मॉलिक्यूल OH4, ये तीसरा ऑप्शन अपना आ गया। क्लियर, सिंपल सा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगला था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, देखना भाई, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे वापस आ गए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। ये अपन को यहाँ पर क्या दे दिया गाइस, कीटोन दे दिए। यहाँ पर हमें बोला CH3 MgBr ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन में लिया अपन ने, ठीक है। तो देखना भाई यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये जो कार्बन है यहाँ पर, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा, पार्शियल नेगेटिव। इस पे नेगेटिव होता है गाइस, इस पे पॉजिटिव होता है, ये कहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ पर, ये कहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का बना लेगा। अच्छा यहाँ पर Cl है, देखना गाइस, ये कुछ इस तरह का बना लेगा, यहाँ पर O- MgBr प्लस आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया गाइस, CH3 और एक CH3 यहाँ जुड़ गया। अब आपको पता है कि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है गाइस, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लियर, क्योंकि आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप कैसे देखते हैं गाइस, वीक बेसिस जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, वीक बेसिस आर द गुड लिविंग ग्रुप। फिर भी अगर आप लोगों को बेटा प्रॉब्लम है लिविंग ग्रुप के अंदर कि कौन कौन से लिविंग ग्रुप अच्छे होते हैं, कौन से बेकार होते हैं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर दे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जिसके अंदर आपको लिविंग ग्रुप में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं बोलूँ चल रहा हूँ, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका ये कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस वीक है यहाँ पर, तो गाइस हम लोग बोलेंगे अच्छा लिविंग ग्रुप है। और क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं देखूं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर मैं इस O- को यहाँ से जोड़ दूं, मतलब साइक्लाइजेशन कर दूं, यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा गाइस यहाँ पर। तो ये Cl जो है बाहर निकल जाएगा, और Cl के बाहर निकलने से जो स्टेबिलिटी सिस्टम पे एक्स्ट्रा आ जाएगी रिंग बनने से, तो ये यहाँ पर CH3 ये इस तरह से जुड़ गया यहाँ पर। तो हम लोग बोलेंगे कि डी हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड देखना तो अपन को भाई स्ट्रक्चर बनाने हैं, H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड,
क्लियर। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहले S2 चिपका दिया हमने, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, जिनको नहीं आता सीख लो। पहले डबल बॉन्ड हो दोनों के साथ इक्वली काम करना है, दोनों के साथ एक एक डबल बॉन्ड हो चिपका दिया। बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 4 इसके पास बचे, एक एक ऑक्स चिपका दो, ठीक है। कितने हो गए भाई, 4। अब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो देखो ऑक्सीजन 6 पूरे हो गए, हाइड्रोजन 2 पूरे हो गए। इसने 5 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिए और एक इसके अंदर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया H2S2O6 का डायग्राम। इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हो गए, 4 पाई हो गए भी, देखो 1 2 3 4, 4 हो गए। दूसरा देखते हैं H2SO3, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर। अब एक OH, कितने मैक्सिमम OH बन सकते हैं, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया OH, ठीक है। 3 हो गए क्या, ये H2SO3 में 3 हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3, हाइड्रोजन 2 3 4। अच्छा, एक लोन पेयर बच जाएगा इसके पास, एक ही पाई बॉन्ड है इसके पास, तो इसके पास तो एक पाई बॉन्ड आ गया। किसमें निकलना था अपन को, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब सबसे कम तो इसमें आएगा बी वाले में, ठीक है। बी वाले में सबसे कम, इसका मतलब पहला गया, लास्ट वाला गया। बी और सी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाला क्या है, H2S2O5, H2S2O5 मतलब यहाँ पर लगाया, यहाँ पर ये करा सल्फर, एक यहाँ चिपका दिया ऑक्सीजन, ठीक है। H2S2O5 में 2 तो हो गए। अब OH बना लो पहले, एक यहाँ से बना दिया, एक यहाँ से बना दिया, कितने हो गए, 4। अब एक सल्फर बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, इसके कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से कर ले, 3, 3 हो गए, 3 बच रखे हैं, इसके पास भी 3 बच रखे हैं। एक तो इनके पास लोन पेयर बच गया होगा गाइस, और एक ऑक्सीजन इन्होंने बीच में शेयर कर लिया होगा। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं भाई, 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। सबसे कम सेकंड का, फिर थर्ड का, और फिर सबसे ज़्यादा किसमें है, ए में है। तो बी ऑप्शन अपना सही है। क्लियर गाइस, स्ट्रक्चर के बेसिस पे था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ सॉलिड XY हैज अ NaCl स्ट्रक्चर, इट्स रेडियस ऑफ X प्लस इज 100 पिकोमीटर, बट इज द रेडियस ऑफ Y माइनस आयन। तो आप गाइस देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, लगभग पेपर में NaCl के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको पता ही है कि NaCl का जो ज्योमेट्री होता है वो FCC टाइप होता है। FCC का मतलब 2Na प्लस 2Cl माइनस इक्वल टू ए के इक्वल लेके गाइस इनका रेडियस, मतलब ठीक है ना, रेडियस ऑफ Na मतलब 2r प्लस प्लस 2r माइनस इज इक्वल टू ए। बट अब इसने यहाँ पर क्या दे रखा है, इसने एज लेंथ दे दिया अपन को गाइस 100 पिको, अच्छा सॉरी, इसने रेडियस दे दिया कैटायन का एनायन का निकालने। तो क्या हमें पता है रेडियस रेशो से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। रेडियस रेशो मेरे को पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है गाइस, 6। 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में रेडियस रेशो कितना होता है, 0.414। मेरे को कैटायन का दे रखा है 100 अपॉन में 0.414 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनायन का रेडियस आ जाएगा। तो पॉइंट कितना आ गया, ये 100 अपॉन 0.414, ये आ गया 241.6। तो ये डी ऑप्शन जो है अपना पिकोमीटर में आ चुका है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ प्रोसेस टू अकर स्पॉन्टेनियसली द सिस्टम फ्री एनर्जी, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी की बात करें डेल्टा जी की। स्पॉन्टेनियस के लिए अपन को पता है डिक्रीज होना चाहिए डेल्टा जी लेस देन 0। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, देखते ही हो रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, फोर मैटर्स एंड देयर मेथड ऑफ रिफाइनमेंट आर गिवन। भाई देखो ये अच्छा क्वेश्चन है मेटलर्जी का, ठीक है। तो अपन को बताना है भी, यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोसेस से कौन कौन से मेटल जो होते हैं वो रिफाइन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो रिएक्टिव मेटल्स के लिए होता है, निकल कॉपर जिरकोनियम गैलियम। तो देखो निकल जो है वो मोन प्रोसेस से होता है, कॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा, रिएक्टिव होगा क्योंकि जिरकोनियम जो है वैन आर्कल से, गैलियम जो है जोन रिफाइनिंग से। तो ये बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है गाइस, बाकी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, इससे नहीं होगा ये। तो ये आपको याद ही रखना है गाइस, डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको अगर याद है मेटलर्जी से तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है अपन को, गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट STP, ओके। 2 लीटर STP भी दे दिया, STP मतलब प्रेशर जो है 1 atm। इसने दिया प्रोवाइड 58.63 जूल हीट सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स इतना, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू निकालने। तो अपन को पता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे।
अब इसने एनर्जी जूल में दे रखी है, इसका मतलब मुझे एसआई यूनिट में रखना होगा। तो प्रेशर 1 एटीएम एसआई यूनिट में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, वर्क डन निकाल लेंगे भाई, वर्क डन निकाल लेंगे, इरिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है गाइस 1 एटीएम। हमने बताया था कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट इनरिवर्सिबल वर्क डन होता है माइनस का पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, कितना हो गया ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.01325 को 1 ही मान लो, इंटू का V2 माइनस V1 मतलब 2.5 माइनस का कितना कितना हो गया ये 2.5, तो 0.5 इंटू 10⁵5। अब अगर मैं इसको देखना यहाँ पर 0.5, ये तो किस में आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब में, क्योंकि मेरे को जूल में लेके जाना है। तो यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁵5 इंटू मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा मीटर क्यूब में ले जाने के लिए, तो ये आ गया 50 आ गया। बस अब कुछ नहीं, जूल में कन्वर्ट हो चुका है, तो डेल्टा यू यहाँ से कितना आ जाएगा, वर्क डन माइनस का 50 लेके प्लस का 58.63 जूल। तो ये 8.63 माइनस का दिख रहा होगा अपन को आता हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 8.63। क्लियर, क्लियर है, माइनस का नहीं प्लस का आएगा ना, बड़ा आंसर ये 58 वाला बड़ा है, प्लस में आएगा। क्लियर। Then the next question is guys, bromine in excess is dropped to a 0.01 molar SO2. Clear? तो बेटा इस ड्रॉप bromine is excess is dropped to a 0.01 molar SO2. All of SO2 is oxidized to SO4 and the excess Br2 is removed by flushing with gaseous N2. डिटरमाइन द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। Ka1 जो है H2SO4 का बहुत ज़्यादा दे रखा है और Ka2 इतना दे रखा है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसने बोला कि जो SO2 है गाइस वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में। इसका मतलब जो Br2 होगा, ठीक है ना, जो Br2 होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Br माइनस, मतलब वो HBr में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको बैलेंस कर दूंगा, 2HBr आ गया। क्लियर, इज दैट क्लियर, रिएक्शन बैलेंस हो गई भी। अब देखो टाइम जीरो पे इसने बोला कि जो SO2 है वो कितना दे रखा है, 0.01 मोलर। मतलब अपन को Br2 के बारे में तो कोई डाटा दे ही नहीं रखा है, तो एक्सेस दे दिया, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। और हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट अपन डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। तो अभी तो स्टार्टिंग में तो इसके 0 है, T इक्वल टू टी टाइम पे हम लोग बोले 0.01। ठीक है, माइनस का x, इसका कितना बनेगा 0.01 बनेगा। मतलब सॉरी, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है ना, तो इसका 0.01, तो यहाँ से इसका भी 0.01 और यहाँ से इसका 2 इंटू का 0.01 मतलब 0.02। क्लियर, इतना मोलर बन चुका है। क्लियर है, इतना क्लियर गाइस। अब देखो यहाँ से मैं अगर टोटल H प्लस निकालूं, क्योंकि H प्लस जो है यहाँ से टोटल H प्लस किससे आ रहा है, एक तो H प्लस आ रहा है भाई अपने पास यहाँ पर H2SO4 से, ठीक है, और एक आ रहा है अपने पास HBr से, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, तो H प्लस टोटल अपने पास आ जाएगा गाइस 0.03। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ से H प्लस आ रहा है, इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट गाइस लगता है हमेशा वीक पे। इसने बोला Ka1 तो H2SO4 का बहुत ज्यादा है बट Ka2 कम है। अब H2SO4 एक क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है, तो आपको पता है कि कैसे ब्रेक होता है। मैंने आपको बताया है हमेशा कि आयनिक इक्विलिब्रियम में गाइस हमेशा एक एक स्टेप करके हम लोग लेते हैं, कि पहले इसमें से एक H प्लस गया, साथ में यहाँ पर क्या बना HSO4 माइनस, तो ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गया। अब जो HSO4 माइनस है ये किस में जाएगा, वापस से H प्लस और SO4 माइनस 2 में। इसका Ka2 ले गया अपन, इसका Ka1 था, K1 एक्सेस है, Ka2 अपन को लेना है, तो उसके ऊपर हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01 माइनस का x, यहाँ पर कितना बन जाएगा, H प्लस का हमने लिया था 0.03, स्ट्रॉन्ग पार्ट से लेते 0.03 प्लस x हो जाएगा, और SO4 माइनस 2 का x रह जाएगा। क्लियर, इतना हो गया है गाइस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग Ka2 है, Ka2 का फॉर्मूला लगा देंगे। K क्या होता है, एसिड कांस्टेंट, ठीक है, एसिड कांस्टेंट होता है, नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ ये, तो यहाँ पर ये इतना आ गया। क्लियर, अब आगे देखते हैं।
Ka2 का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू का SO4 माइनस 2 अपॉन HSO4 माइनस। क्लियर। Ka2 कितना है 10 की पावर माइनस 2, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 0.03 प्लस का x इंटू का x अपॉन का 0.01 माइनस का x। इसको आप सॉल्व कर लोगे गाइस, सॉल्व कर लोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। अब वो जो x का वैल्यू आएगा यहाँ से मान लो अपन आगे लिखते हैं, यहाँ से जो x का वैल्यू आया, अब उससे जो H प्लस टोटल यहाँ पर H प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.03 प्लस x। जो भी x का यहाँ पर वैल्यू आएगा गाइस उसको क्या करोगे आप, अब यहाँ पर H प्लस क्या है 0.03 प्लस का x, जो भी यहाँ से x का वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट कर दोगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, pH निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। राइट। इसमें आपको दे भी रखा है कि आपका लोग 3.24 कुछ बनता होगा जिसकी वैल्यू आपको 0.51 लेनी है। ठीक है, तो अगर आप इससे जाएंगे तो आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, among the following the total number of compound containing at least one sp3 hybridized carbon atom is। तो अपन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन वो बताने कितने कंपाउंड है। एसिटाइलिन का मतलब ये होता है, तो इसके अंदर तो sp होगा भाई, ठीक है ना, कार्बन इसके अंदर sp हो गए दोनों, तो ये तो होगा नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा डाइमिथाइल ईथर, ये होता है डाइमिथाइल ईथर, कार्बन sp3 में, इसका मतलब ये है। प्रोपेन वन ओल, प्रोपेन वन ओल का मतलब क्या है देखना अभी, प्रोपेन वन ओल, ओल का मतलब अल्कोहल लग रहा है, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH, तो देखो दिस इज द प्रोपेन वन ओल। तो यहाँ पर देखो तो कार्बन sp3 में बिल्कुल है भाई, ये भी होगा। इथेन टू क्लोरो, इथीन, इथीन, अच्छा इथीन अलग है, इथीन का मतलब ये तो नहीं होगा, तो sp2 होगा। टू क्लोरोब्यूटेन, टू क्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पर दो क्लोरो है, तो यहाँ पर भी sp3 होगा, इसका मतलब ये भी होगा। कितने हो गए, 1 2 3, तो कितना आंसर आ गया, 3 आ गया इसका आंसर। क्लियर। चलिए अगला, स्पीसीज लाइक SbCl6 माइनस SnCl2 6 माइनस SnCl6 2 माइनस XeF5 प्लस एंड IO5 माइनस एस हाइब्रिडाइजेशन इतना। अच्छा एक्स का वैल्यू बताने, इसका मतलब इस सब की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, V प्लस एम माइनस का C प्लस का है, कैटायनिक चार्ज को माइनस करना है, आयनिक चार्ज को प्लस करना है। क्लियर। चलिए देखते हैं अभी, देखते हैं अभी अब, ठीक है, तो देखना भी यहाँ पर क्या होगा, पहले का निकालते हैं अभी। SB एंटी मनी, एंटी मनी किसमें आता है, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, उसमें तो SN आता है। SB एंटी मनी किसमें आएगा, नानी पापा आशु सब बीमार, नाइट्रोजन वाले परिवार में। 5 आ गया इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 आ गया, प्लस क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है 6, 6 5 11, एनायन के चार्ज को ऐड करते हैं 12, तो इसका मतलब ये आया sp3d2, इसके आगे sp3d2 पहले की। दूसरे की निकालो, SN, SN किस में आ रहा है, संग पार्वती, SN फोर्थ वाली फैमिली में। 6 4 10 और 2 12, 12 बाय 2 मतलब sp3d2 आएगा, इसका भी sp3d2 है, ठीक है, इसमें भी sp3d2 है। अच्छा इसका मतलब XeF5 प्लस 8, 8 और 5 13, 13 माइनस 1 12, 12 का मतलब sp3d2। क्लियर, sp3d2 क्लियर। IO5 6 माइनस 7, अब ये तो डाइवेलेंट होता है, 7 और 5 12, sp3d2, इसका मतलब x कितना आ गया 3, क्योंकि x 3 आएगा तभी 3 माइनस 1 2 होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया गाइस 3 आ गया। क्लियर, तो ये अपना आंसर खत्म। आगे फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, भाई देखो du अपन को निकालना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या dBe भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर, तो आपको मैंने स्ट्रक्चर, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होगा इस, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या लगता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में अपन को कैसे निकालते हैं, तो dB स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस का नंबर ऑफ रिंग, प्लस का नंबर ऑफ रिंग्स। तो रिंग और पाई बॉन्ड गिन लो तो कितनी है, देखो भाई पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो पाई बॉन्ड हो गए, 2 रिंग दिख रही है, तो इसका मतलब 11 आ गया, तो 11 आंसर आएगा भाई। क्लियर, अगला करते हैं। 2.68 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना आयन एन प्लस रिक्वायर्ड, इतना मोल्स ऑफ MnO4 माइनस 4 द ऑक्सीडेशन ऑफ इतना एंड इतना इन एसिडिक मीडियम। ठीक है भाई, अपन को दे रखा है A प्लस एन से ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है भाई AO3 माइनस,
यहाँ पर अगर स्टेट निकालूं +5 आई, इसको बैलेंस करने के लिए इसका मतलब कितना हो गया 5 माइनस n इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा होगा। दूसरा क्या दे रही है, दूसरा दे रहा है MnO4 माइनस। अपने को पता है कि MnO4 माइनस Mn+7 में होगा यहाँ पर। यह एसिडिक मीडियम में गाइस किस में कन्वर्ट होता है Mn+2 में, ये तो आप सभी को पता ही है, स्टैंडर्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे होगे 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आप क्या निकाल लो, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या कर लो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसके A+n के इक्वल किसके कर दोगे मिली इक्विवेलेंस तो मैं लगा ही सकता हूँ, हर किसी का इक्वल होता है इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, तो मिली इक्विवेलेंट निकालने तो इंटू 1000 भी करना पड़ेगा, तो मोल इंटू n फैक्टर इंटू का 1000 इज इक्वल टू मोल इंटू का n फैक्टर इंटू का 1000, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट निकालते तो 1000 ना करते, मिली निकाल रहे तो 1000 करना पड़ेगा। अब मोल कितना है इसका, मोल आगे इसके भाई कितने हैं मोल A+n, इसका मोल जो आएगा देखना यहाँ पर इतने 2.68 इंटू 10⁻³ ओके, इसने इतने मोल्स दे दिए भाई। कंटेनिंग एन आयन A+n रिक्वायर्स इतना, तो 2.68 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू का वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इसका n फैक्टर क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे 5 माइनस n इंटू का कितना 1000, ये किसके इक्वल होगा 1.61 इंटू 10⁻⁻1 इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा 5 इंटू का 1000। तो क्या यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे ही n की वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन थे गाइस, पेपर नंबर 4 था। अच्छे क्वेश्चन थे काफी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा पेपर बहुत ज्यादा सिंपल था, कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन थे। जो जो अच्छे क्वेश्चन थे उनको प्लीज आप एक बार दोबारा भी कर लें ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपको गाइस क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट आपका बचा हुआ है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। मैंने आपको बोला ही है कि मैं आपके कमेंट को जल्दी से रीड करूंगा और उसको जल्दी से सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। क्लियर गाइस। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर JEE 2020 एग्जाम एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करो अगर आप लोगों को वीडियोस बहुत पसंद आ रही है मेरी, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं करा, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।